तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हिडन कंट्रोल्स। हम फॉर्म की बात कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर से कि हम पीएचपी में फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शन टू क्रिएट ए फॉर्म, है ना। डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कल किया था लिस्ट यूज कर सकते हो, सिलेक्ट या कोई पासवर्ड वगैरह, ये वो डिफरेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब है कि हमने मेथड यूज किया हुआ है जब हम फॉर्म ये में कि जो आपका आपने फॉर्म बनाया है उसका डाटा किस पेज पे जाके सेव होता है, कहीं ना कहीं हम उसको सेव करते हैं जो वैल्यू आप एक यूजर से एंटर कराते हो, है ना। तो उसमें मेथड यूज किए थे गेट एक पोस्ट। तो गेट में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। पोस्ट में ऑटोमेटिकली वो हिडन होती है। बट अगर हम गेट मेथड का यूज भी करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, उनको बोलते हैं हम हिडन कंट्रोल्स, ठीक है ना। ताकि हम हमारी जो वेब ब्राउजर में कोई भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर किया है कि यूजर में जो शो होती है उसको हाइड कर पाए। तो उसके लिए हमें हिडन कंट्रोल्स का यूज करना पड़ता है। तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। कैसे? जो आप इनपुट डिफाइन करोगे, जैसे यहाँ पर नेम इज इक्वल क्रेडिट है, स्कोर है, जो भी है, तो टाइप इज इक्वल हिडन देना है आपने। यानी कि जो भी ये वैल्यू होगी क्रेडिट कार्ड की, जैसे यहाँ गुड लिखा हुआ है, तो वैसे तो अगर हमने यहाँ पर मेथड गेट यूज किया हुआ है तो जब वो हिडन डॉट पीएचपी में ट्रांसफर होएगा वो डाटा, तो जब हम उससे एक्सेस करेंगे तो वह ब्राउजर में भी शो होता है वो साथ में, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप टाइप इजिकल टू हिडन का यूज कर सकते हो। हिडन एक ऐसा हिडन कंट्रोल है जो हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हाइड करता है, ठीक है ना। हम उसको वेब ब्राउजर के थ्रू नहीं देख सकते जब वो डाटा ट्रांसफर होता है। अदरवाइज गेट में क्या होता है, हमारा डाटा एक वेब ब्राउजर में भी मतलब शो हो जाता है, ठीक है ना। पोस्ट में नहीं होता, पोस्ट में बाय डिफॉल्ट में वो हिडन ही होता है। तो आपने अगर हिडन यूज करना है विद गेट ऑप्शन तो वी हैव टू डिफाइन टाइप इज इक्वल टू हिडन, ठीक है ना। इनपुट के साथ ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा वो। तो ये इसका एग्जांपल है, जब आप इसको एक्सेस करोगे तो हमेशा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट से ही इसको एक्सेस करना है। बटन भी होता है, बटन का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ ग्लोबल वेरिएबल हैं जिनको जो बाय डिफॉल्ट में क्या है पीएचपी सपोर्ट करता है, उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है, ठीक है ना। वो ग्लोबल वेरिएबल है इस टाइप से कि हम उनको बाय डिफॉल्ट में जैसे भी नीड होती है कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, मतलब आपको उनको डिफाइन नहीं करना पड़ता। बट अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे हम ने पिछले 2-3 लेक्चरों में यूज किया है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोई भी कंटेंट को हम शो करने के लिए यूज करते हैं, जो किसके थ्रू एक्सेस होता है, हमारे डॉलर अंडरस्कोर गेट या डॉलर मतलब गेट पोस्ट वगैरह मेथड जो भी है आपका उसके थ्रू, है ना। तो गेट अंडरस्कोर पोस्ट भी एक उसका एग्जांपल है जो हमने ऊपर यूज किया है, ठीक है ना। पोस्ट यूज कर लिया है। कुकी और सेशन आगे अलग ही एक इनके चैप्टर है अलग से जिनके अब हम यूज करते हैं, ठीक है ना। कुकी होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो बता एक मैसेज आता है कि ये वेबसाइट आपको विद द हेल्प ऑफ कुकी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेगी आपको, है ना, बताते रहते हैं वो। तो आपने अनेबल या डिसेबल करना है, उस पर ऑप्शन आता है कि आप उसकी कुकी को सपोर्ट करो, है ना, या उसको डिसेबल कर दो। सेशन होता है कि आपने जैसे कि हम आपकी वेब ब्राउजर ओपन है तो कितना टाइम तक वो ओपन रहता है उसको हम सेशन बोलते हैं। तो उसका भी हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं ताकि जो हमारे सेशन में इंफॉर्मेशन हमने यूज की थी वो शो ना हो कहीं पे बाद में, उसकी एक तरह से ये कह सकते हो कि हिस्ट्री को ही रिमूव कर देना, ठीक है ना। डॉलर अंडरस्कोर सर्वर से रिलेटेड होता है, यानी कि जब आप एक सर्वर डिफाइन करते हो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये आगे आएगा एक कॉपी कोड सर्वर वाला, तो उसमें आप अलग अलग मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कौन सा HTTP प्रोटोकॉल उस पर यूज होता है, कौन कौन से मेथड को सपोर्ट करता है जब हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, तो भी
बाय डिफॉल्ट के उसके ऑप्शन है, तो उनकी इंफॉर्मेशन हम $_सर्वर से फाइंड आउट कर सकते हैं। $_env एनवायरमेंट मेथड के लिए होता है कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ना बाय डिफॉल्ट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनको हम इनबिल्ट बोलते हैं, कि जो हम डिफाइन नहीं करते, डायरेक्ट उनका यूज कर सकते हैं। तो पहले ग्लोबल का इसने एग्जांपल डाला हुआ है। ग्लोबल क्या है कि हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसने क्या किया है, बाहर एक फंक्शन है सम से बाहर इसने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और उनकी वैल्यू भी वहां पर इनिशियलाइज की हुई है। तो हम इनको जो सम नाम का फंक्शन है उसमें तभी यूज कर सकते हैं जब हम उनके साथ ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपने ग्लोबल लिखा और यहाँ पर भी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो जो var1 में है कोई भी वैल्यू, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि ग्लोबल एक ऐसा वर्ड है जिसके बेस पर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो पहले भी एक एग्जांपल आया था कि जब हमने फंक्शन की बात की थी, अगर कोई हमारा वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है तो हाउ वी कैन एक्सेस दैट वेरिएबल इन आवर फंक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यू कैन एक्सेस, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना वो आपको फंक्शन के अंदर ही करना पड़ता है। ठीक है ना, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। स्कोप पढ़ा था ना कि एक वेरिएबल की स्कोप क्या होता है, लिमिट क्या होती है। तो जो ग्लोबल को तो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और जो लोकल होते हैं उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उनके साथ आपको कोई की यूज नहीं करनी पड़ती, कोई ग्लोबल कीवर्ड वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होते हैं वहीं पर हमने उनको डिफाइन किया है, वहीं पर उनको इनिशियलाइज किया है, या हम वैल्यू बाद में एंटर करते हैं। तो सारा काम उस फंक्शन के अंदर ही करते हैं। ठीक है ना। बट ग्लोबल के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ता है ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना। ये हम फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले भी हमने फंक्शन में पढ़ा था कि अगर आपने कोई फंक्शन को बनाया, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए बहुत सिंपल है, पीएचपी में आपको उसका नेम यूज करना है और ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाना है। ठीक है ना, तो फंक्शन कॉल हो जाता है। ई को से उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ई को हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ये जो मैं सर्वर की बात कर रहा था, ग्लोबल सर्वर की, कि ये अलग अलग टाइप से इसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये अगर हम इसके साथ यूज करते हैं क्या, AUTH मतलब अथेंटिकेशन के लिए है शॉर्ट फॉर्म AUTH_टाइप। तो ये वेरिएबल ये फाइंड आउट करता है कि जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे बाय डिफॉल्ट में हम HTTPS की बात करते हैं, HTTP की। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा थ्रू वेब ब्राउजर डाटा ट्रांसफर होता है तो HTTPS ही होता है। अब उसकी जगह कोई और प्रोटोकॉल यूज हो जाए तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट हमारी मेन डायरेक्टरी बताता है जो हमारे सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल डाला हुआ था ना www करके कुछ, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज करते हो पीएचपी के लिए तो उसकी रूट डायरेक्टरी उन्होंने दिखा रखी थी, है ना, www करके नाम से। यानी कि जो आपकी मेन डायरेक्टरी बनती है जहाँ पर हमारी फाइल सेव होती है। गेटवे का बता सकते हो बच्चे कि कौन सा गेटवे यूज होता है, यानी कि जिससे हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है, हमारा गेटवे। ठीक है ना। फाइल के पाथ के बारे में बता सकता है। ठीक है ना। पासवर्ड अगर एक्सेस होता है ये नहीं होता है HTTP के थ्रू, मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए, वो _PW से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई यूजर आप जब एक्सेस करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वो इसमें सेव होती है। ठीक है ना।
अब आपने जो आप फाइल एग्जीक्यूट करा रहे हो, जिस फाइल में आप काम कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मेन रूट है जैसे ऊपर आया था उसकी इंफॉर्मेशन, कोई क्वेरी वगैरह की आईपी एड्रेस का फाइंड आउट कर सकते हो आप। कि जैसे आपके सर्वर पे कोई पेज को व्यू करता है, एक्सेस करता है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये उसके बारे में बताएगा। जैसे आप सर्वर हो और कोई एज ए क्लाइंट आपके पेज को एक्सेस करता है, तो आपने उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो उसके लिए रिमोट अंडरस्कोर ADDR यानी कि एड्रेस, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। होस्ट, रिमोट अंडरस्कोर होस्ट से उस कंप्यूटर का नाम फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बताएगा पहले वाला ऑप्शन, दूसरे वाला उसका नेम बताएगा, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग चीज है। होस्ट नेम यानी कि कंप्यूटर का नेम तब होता है जब आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उसको नेम देते हैं, बाद में आप चाहे उसको चेंज कर लो, तो एक फर्स्ट टाइम आपको कुछ ना कुछ नेम देना होता है। और आईपी एड्रेस होता है जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। तो कौन सा आईपी एड्रेस आपके पेज को एक्सेस करता है वो, और कौन सा कंप्यूटर से वो एक्सेस हो रहा है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पोर्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे पोर्ट के बारे में बताया था मैंने कि कोई भी ऐप होती है जो उसको एक्सेस करते हैं तो पोर्ट से एक्सेस होता है वो, है ना। यानी कि हर एक एप्लीकेशन को एक पोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोकल होस्ट की बात कर रहे थे कि आपका जो कंप्यूटर पे लोकल होस्ट बनेगा, सर्वर बनेगा, वो 80 पोर्ट पे काम करता है मान लो। तो 80 पोर्ट क्या है, हम यूज कर रहे हैं हमारे लोकल सर्वर के लिए, ठीक है ना। अगर वो दूसरी मशीन पे वो कुछ और भी हो सकता है, वो लोग हो सकता है उन्होंने बाय डिफॉल्ट का पोर्ट चेंज कर दिया हो, ठीक है ना। कौन सा मेथड यूज हो रहा है, गेट यूज हो रहा है, पोस्ट यूज हो रहा है, पुट हेड वगैरह, ये यूज कर सकते हैं। ये यूआरएल का बताता है आपको, ठीक है ना, कि आपकी यूआरएल समझते हो ना, कि जहां पर आपकी फाइल होती है उसका सारा पाथ बता देता है, स्क्रिप्ट का नेम बता देगा, ठीक है ना। सिग्नेचर वगैरह सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया वो बता देगा, ठीक है ना। जैसे सर्वर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के, अगर कौन से सर्वर आप पीएचपी के यूज कर रहे हो, प्रोटोकॉल के बारे में बता देगा कि जिस सर्वर मतलब रिक्वेस्ट आती है जिसके थ्रू, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। कैसे, ये पॉइंट है। और किसी भी ऑप्शन को आपने जब यूज करना है तो उसके साथ $_सर्वर और उसका नेम पीएचपी जैसे अंडरस्कोर सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जैसे सर्वर का नेम लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रिप्ट का नेम लिखा हुआ है, और ये पोर्ट का नेम। यानी कि जो देखो इसमें 4 ऑप्शन एक ही साथ यूज हो रहे हैं। एक PHP_सेल्फ के बारे में बताएगा, जो आपकी पीएचपी की फाइल वगैरह बनेगी, ठीक है ना। और जो सर्वर का नेम होएगा, जैसे अपना लोकल होस्ट होता है या जैप वगैरह आप कह सकते हो, उस सर्वर का नेम आ जाएगा, ठीक है ना। उसका पाथ आ जाएगा, यानी कि जो ये फाइल आपने बनाई है यहाँ पर वो सेव होएगी ना कहीं भी जाके, किसी ना किसी, जैसे आप डी ड्राइव में सेव करते हो, मतलब सी ड्राइव में सेव करते हो, उसमें आपका जैप नाम का फोल्डर है, फिर उसमें आगे आपका कोई और फोल्डर है जहाँ पर आपने फाइल सेव की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 80 आ जाएगा, या 80 भी कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं उसको, कोड को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हम ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। वो ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, $_सर्वर, उसके साथ ऑप्शन है अलग अलग, ये वाले। तो इसमें आपको सारे याद रहे या न रहे, लेकिन 5-4 जरूरी अच्छे से याद रखने हैं, ताकि अगर एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया जाए कि अगर हम ग्लोबल सर्वर का यूज करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जिसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। HTTP से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू, ठीक है ना। ये जैसे रिक्वेस्ट, देखो सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आती है डाटा को एक्सेस करने की, वो इसके साथ आती है यूजिंग मतलब HTTP हेडर्स। आप उसमें भी पढ़ोगे
जो आपकी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है ना, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ोगे आपका OSI मॉडल, तो उसमें जैसे जो लेयर्स है, लेयर्स पे आप डाटा को ट्रांसफर करते हो, है ना। 1 मिनट बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो हम एचटीटीपी की बात कर रहे थे, है ना। क्योंकि हमारी हर एक रिक्वेस्ट या उसका रिप्लाई ना एचटीटीपी के थ्रू ही आता जाता है। तो एचटीटीपी का भी बड़ा रोल है जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। तो चाहे हम मतलब अगर ऑनलाइन तो होता ही होता है, अगर आपने लोकल होस्ट बनाया है ना आपके कंप्यूटर पे, तो भी एचटीटीपी काम करता है, बट उसको जो सर्वर है वो अपनी कंप्यूटर पे मिल जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ना वहीं पर वही उसी के थ्रू एक्सेस हो जाती है। क्योंकि पोर्ट दोनों के अलग अलग है ना, एचटीटीपी के लिए पोर्ट अलग यूज होता है, जो सर्वर यूज करता है उसका अलग होता है, ठीक है ना। तो पोर्ट टू पोर्ट रिक्वेस्ट जाती है, वो बात अलग है कि वो कंप्यूटर सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, पर प्रोसेस वही होता है कि उसके थ्रू जाती है। तो एचटीटीपी के थ्रू जो करंट की रिक्वेस्ट आती है, यानी कि किसने वो सेंड की है, वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो करेक्टर के हिसाब से है, उसमें करेक्टर सेट मतलब किया हुआ है कैसे है, वो करेक्टर सेट में आप चेक कर सकते हो कि कितने करेक्टर की है, करेक्टर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है
एनकोडिंग भी हो सकती है उसके लिए, अगर सिंपल कैरेक्टर की बात न करें, कि जैसे उसका जो बाय डिफॉल्ट का फॉर्मेट है, जब रिक्वेस्ट आती है एक क्लाइंट से सर्वर के पास, तो अगर उसमें एनकोडिंग हो सकती है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, उस रिक्वेस्ट पे एनकोडिंग अप्लाई की गई है नहीं की गई है, तो आप इस ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और ये HTTP_कनेक्शन कहता है कि हमारा जो कनेक्शन बना हुआ है, यानी कि करंट की जो रिक्वेस्ट गई हुई है, वो एक तरह से कनेक्शन मतलब ब्रेक ना हो, ठीक है ना, कंटिन्यूटी के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है। होस्ट के बारे में बताता है कि जो करंट की रिक्वेस्ट आई है किससे आई है, ठीक है ना। रेफर भी हो सकता है। रेफर कब होता है, जो आपका सर्वर है अगर उसके पास जैसे करंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सर्वर मोर देन वन भी हो सकते हैं, तो अगर वो एक सर्वर के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो HTTP की रिक्वेस्ट में है, तो वो उसको रेफर कर देता है किसी दूसरे पेज के लिए, कि ठीक है ना, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अगर दो सर्वर है, तो आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है पेज को एक्सेस करने के लिए, हो सकता है वो जिस सर्वर के पास जाती है वो उसके पास ना हो, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, HTTP_यूजर एजेंट की इंफॉर्मेशन होती है कि जो करंट की रिक्वेस्ट आई है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कि यूजर के बारे में बताता है कि किससे कैसे आई है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी होते हैं जो हम यूजर के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखो ये HTTP का होस्ट, आपने उसका नेम फाइंड आउट करना है, या यूजर एजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले के लिए आपको अपना $_सर्वर का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है इसमें, ये फाइंड आउट कर रहा है कि जो हमारा HTTP का यूजर है, ठीक है ना, जो यूज करता है, कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है, नहीं सॉरी, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहा है, फायरफॉक्स कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, $_सर्वर से। वो कहाँ से एक्सेस करेगा, HTTP_यूजर_एजेंट से, ठीक है ना। अब वो किससे पता चलता है उसको, अब स्ट्रिंग पोजीशन फाइंड आउट की जाएगी, क्योंकि देखो जो ये वैल्यू आएगी ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब हम इसको जो वेब ब्राउजर का नेम आएगा ना, उसमें क्या होएगा, एक स्ट्रिंग होएगी, क्योंकि जो भी है फायरफॉक्स लिखा है या गूगल क्रोम लिखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे। ये क्या स्ट्रिंग पोजीशन फाइंड आउट करेगा ये वाली, कि वो उसके अंदर है या नहीं है, या फायरफॉक्स की है जो भी है, फिर वो इको की हेल्प से उसको मतलब एक मैसेज को प्रिंट करा देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू आर यूजिंग फायरफॉक्स, यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वो जो भी करके, ये तो एक मैसेज है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है HTTP_यूजर_एजेंट के पास, ठीक है ना। ये उसको वहां से एक्सेस करता है और स्ट्रिंग पोजीशन उसको मैच करता है। अब दो इफ एल्स यूज कर लिया ना, कि अगर ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, तो दोनों में से भी जब आप इंटरनेट को यूज करते हो तो कोई ना कोई वेब ब्राउजर तो आप यूज करोगे ना, तो वेब ब्राउजर को यूज करते हुए आपके पास कौन सा वेब ब्राउजर है आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो वो उससे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये मैच कर रहा है यहाँ पर इस चीज को, जो ये वाला पैरामीटर है ये उसके नेम को मैच करेगा स्ट्रिंग पोजीशन से। गेट का हमने कर लिया है, गेट से है ना इंफॉर्मेशन को हम सबमिट करते हैं या सेंड करते हैं, ठीक है ना, जैसे इस वाले पेज में ऐसे ही पोस्ट का दिया होगा एक एग्जांपल, ये भी हमने कर लिया है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी बताया गया है कि जो गेट होता है उसमें की कुछ लिमिट होती है डाटा की, पोस्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंड, कि कह रहे हैं कि हम जब इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं
तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। गेट में होती है, वो देखना पड़ेगा, पता नहीं 2800 KB ऐसी के साइज ऐसा कुछ होता है, सपोर्ट करता है जितने को। गेट और पोस्ट में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे सिक्योरिटी का आप बता सकते हो, अब एक ये आप इंफॉर्मेशन की लिमिट वाला बता सकते हो साथ में, ठीक है ना। उसमें डाटा शो होता है, इसमें डाटा शो नहीं होता, इस टाइप से 3-4 पॉइंट आप इसकी इजीली बना सकते हो, बता सकते हो। ऐसे ही सेम फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो फाइल आप एक्सेस करते हो, जो यानी कि जहां पर आपने कोडिंग की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से, जब मान लो आपका एक कोड एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है ना, सेव किया आपने फाइल को, तो उसका नेम, उसका टाइप, ठीक है ना, उसका साइज कितना है, उसकी टेम्परेरी फाइल आपके सर्वर पे स्टोर हुई या नहीं हुई। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो, यूज करते हो ना, तो उसकी हमारे कंप्यूटर पे भी टेम्परेरी फाइल बनती है ना। आप कभी भी चेक कर लो आपका टेम्परेरी फोल्डर, उसमें बहुत सारी फाइलें होती है, आप डिलीट करोगे थोड़े टाइम बाद फिर बन जाएगी, क्योंकि हर एक ऐप को, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए टेम्परेरी फाइल की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो एग्जीक्यूट होती है हमारे कंप्यूटर पे। $_रिक्वेस्ट ग्लोबल सर्वर से हम जो इंफॉर्मेशन जैसे यूजर से कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कंटेंट हम अलग अलग वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस पे हमने काम कर लिया, गेट पे, पोस्ट पे, कुकी के बारे में अलग सेशन आएगा इसका, उसमें ही करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम कुकी बना सकते हैं और कैसे कुकी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या सेशन कैसे बना सकते हैं, और सेशन को डिस्ट्रॉय करना या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि कोई हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस न कर पाए। रोल नंबर 5, 8, 10, 13, 31, Present, 32। 13 sir, present. सर रोल नंबर 7 प्रेजेंट। रुक जाओ बच्चे, मैं 31 बोल रहा हूँ सर। ना, बोल रहा हूँ मैं, एक बार रुक जाओ। 10 है, 31 हो गया, 30, 14, 28, 34, Strike पे कब जाना? 12। यस सर। 20 पे नहीं है। 11 तो 22 हो गए। एक मिनट बच्चे, हाँ 22 हो गया, 6 हो 7 गया, हो गया, 7 7 हो गया, 7 हो गया, सर 5 28 28 भी हो गया बच्चे, 5 भी हो गया, सर, 34 34 भी हो गया,